नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी। और प्रोफेसर ए के भागी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए विख्यात रहे हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन चल रहे थे तब ज़ोर शोर से हमारे चैनल पर उन्होंने मुद्दा उठाया था कि ड्यू में सीटें वैकेंट नहीं रहनी चाहिए। अब पिछले दिनों विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बनाई है कि SC/ST स्टूडेंट्स के नामांकन इतने कम क्यों हुए और उसकी जांच की जाए और आने वाले वर्षों में इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए। स्वागत है डॉक्टर भागी हमारे चैनल पर। थैंक यू। क्या लगता है सर आपको कि ये जो कमेटी बनी है इसको बनाने में बहुत देर हो गई? देखिए, ऐसा है कि ये कोई नई समस्या नहीं थी, ये समस्या पहले वेल नोन थी। इस बार जो 2021-22 में जो एडमिशन प्रोसेस हुआ उसमें इसने थोड़ा और बड़ा रूप धारण कर लिया था। कई बार ST के और कुछ SC सीटें खाली रह जाती थी, लेकिन पिछली बार की तो जो जिस तरह से लिंगर ऑन हुआ प्रोसेस उसमें जनरल सेट कैटेगरी में भी सीट्स खाली छूट गई। और हमारे सजेशन करने के बावजूद भी जो है कोई यूनिवर्सिटी ने ऐसा स्टेप नहीं लिया कि वो सारी सीटें भरें। तभी हमने ये कहा था कि भाई ये हमारे एक्सचेकर के मतलब हमारे पब्लिक के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी है और यहाँ का रिसोर्स और यहाँ के जितने सोर्सेज हैं वो पूरा 100% से भी ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये बात को लेकर के और नए एडमिशन प्रोसेस को लेकर के डूटा एग्जीक्यूटिव वाइस चांसलर से पीछे कुछ दिनों पहले मिली थी। वहाँ हमने दोबारा से ये मुद्दा उनके सामने रखा था और हमें खुशी है कि इस वाइस चांसलर साहब ने उस बात का संज्ञान लेते हुए ये SC/ST के एडमिशन्स के लेकर के कि इनका नंबर रजिस्ट्रेशन कम ना हो और पूरी तरह से इनके एडमिशन होकर के पूरी सीटें भर जाएं, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। इसका हम स्वागत करते हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस कमेटी के माध्यम से आने वाले सत्र में पूरे एडमिशन होंगे, बल्कि ज़्यादा एडमिशन हों, 10, 20, 30% एक्स्ट्रा एडमिशन भी हो जाएं, जिससे कि जो CU सेट के बाद में जब हम एडमिशन चलाएं तो अगर कुछ बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं इन बिटवीन तो भी हमारा रिसोर्स 100% से के लेवल के ऊपर यूटिलाइज होना चाहिए। देखिए, ये विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये बहुत लोगों की उम्मीद है, बहुत लोगों की इसके उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बच्चे इसमें एडमिशन लेने की तरस थे, तो हमारे को कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करना पड़ेगा जहाँ पर अगर बच्चे कुछ जो पहले एडमिशन पा जाते हैं मेरिट में, अगर वो किसी कारण से अपना कोर्स शिफ्ट करते हैं, किसी कारण से वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो भी इतनी संख्या में एडमिशन रहें इस विश्वविद्यालय के अंदर कि 100% इस यहाँ पर जो है सीटें भरी रहें। क्योंकि पिछली बार सर ये बात भी हुई थी कि सैंक्शन सीटें ही नहीं भरी और जबकि 10-5% एडमिशन फालतू ही होते थे। तो क्या आपको लगता है कि नहीं, वो देखिए कुछ कोर्सेज के अंदर ये समस्या आई है और उन्होंने जो जिस तरह से मतलब इसका एडमिशन का जो स्टेप्स का प्रोसेस बनाया था, वो जब से उसको बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड किया था, लेकिन एडमिशन प्रोसेस कॉलेज के लेवल पर चला रहे थे, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये एक लैकुना आया था। इसीलिए शायद ये कमेटी बनाई है और इस कमेटी के माध्यम से बल्कि SC/ST क्या ये तो सभी स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर जो है इसका इस्तेमाल इस तरह के कमेटी के रिकमेंडेशन का होना चाहिए कि पूरी तरह सीटें भरें। और जैसे मैंने कहा कि पूरी नहीं, बल्कि इतना एडमिशन यूनिवर्सिटी जो है वो कॉमन एडमिशन टेस्ट से जैसे एडमिशन करने वाली है, वो इतना एडमिशन नंबर में करे कि बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो भी जाते हैं किसी कारण से तो भी सेकेंड ईयर तक कम से कम फुल स्ट्रेंथ में बच्चे पहुँचें। लेकिन सर ये जो लगभग 5 साल की ग्रेजुएशन इन बच्चों के लिए होगी, 1 साल तो उनका एडमिशन नहीं हुआ और अब 4 साल की ग्रेजुएशन होगी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार तो है। देखिए, ये तो बात ये है कि जो एडमिशन के अंदर जो एडमिशन कई बार नहीं पाते हैं वो अब ये विकल्प के ऊपर ही अगर वो टिके रह जाते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा हमारे ज़िंदगी में कोई विकल्प नहीं है, तो फिर तो थोड़ा इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मेरी छात्र छात्राओं से एक अपील है, आप अपनी प्रेफरेंसेस रख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन टोटल इस पर 100% डिपेंडेंट ना हो जाइए। दूसरा ये है कि NC-वेब के माध्यम से और SOL के माध्यम से अब तो सेम कोर्स और सेम कोर्सेज के साथ में सेम सिलेबस सेम डिग्री में चल रहे हैं। तो अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से ही करना है तो कई बार अगर आपको रेगुलर मोड में नहीं भी मिल रहा है तो आपको SOL में जाना चाहिए, या फिर किसी और विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय UG कोर्सेज चलाते हैं तो या PG कोर्सेज चलाते हैं, तो वहाँ बच्चों को भी अपना एक सेकेंड ऑप्शन में रखना चाहिए।
तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है एक ही जगह पे होगा। दूसरी जहाँ तक सवाल है कि उनको 5 साल का हो, 5 साल देखिए क्या है, क्या 3 साल की ऑप्शन डिग्री की रहेगी, ऑनर्स की डिग्री 3 साल में रह रही है। इसकी प्रेज़ अभी पीछे जो फंक्शन 100 साल का हुआ, इवन मंत्री जी ने किया है। तो मंत्री जी ने स्टेज से कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अच्छा कदम लिया है कि 3 साल के अंदर भी उन्होंने ऑनर्स को रखा है और 4 साल का भी रखा है, तो दोनों ऑप्शन को रखा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा सोच समझ के इस तरह के फैसले करता है कि जिसमें स्टूडेंट का हित हो। कभी कभी कुछ लैप्सेस होते हैं, फिर उसकी इस तरह की कमेटीज़ को बना करके उनके ऊपर विचार करके उन लैप्सेस को, उन लूपहोल्स को रोकने का पूरी व्यवस्था की जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि जब ये CUT लागू होने के बाद जो है, जो कट ऑफ सिस्टम को लेकर जो मारामारी थी पिछले साल तक, उसमें कुछ, हाँ, ये एक ना अननेसेसरी कंपटीशन हो गया था। बोर्ड्स का नंबर ज़्यादा देना, एलिगेशन भी लगते थे, कई बार वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ चर्चा करने का। अब देखिए एक सिस्टम आया है, एक ही एग्ज़ाम, और उसके अंदर भी जो है सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो है रैशनलाइजेशन है। लोगों को ये कई बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे, क्योंकि ये सिस्टम एक और तरह का सिस्टम है कि अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आसान होंगे, जिसमें मार्क्स स्कोर करना आसान होगा, तो शायद वो बच्चे क्या ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें सब्जेक्ट्स में किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, आपस में भी रैशनलाइजेशन होगी, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आसान और मुश्किल पेपर भी, आसान या मुश्किल सब्जेक्ट जो सो कॉल्ड बच्चों के रहते हैं दिमाग में, उनका भी आपस में बैलेंस बनने वाला है। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कहलाते हैं उनका रैशनलाइजेशन होगा, तो वो हो सकता है थोड़ा नीचे के स्तर पे आ जाएं बैलेंस बनाने के लिए, और जो थोड़े टफ माने जाते हैं वो थोड़ा सा मतलब रैशनलाइजेशन में इक्वलाइजेशन उनका हो जाए। तो इसके ऊपर पूर्णतः विचार किया गया है ताकि नाहक जो जिस तरह का कंपटीशन हमने बोर्डों में आपस में रख करके, और जिस तरह से वहाँ जो समस्या आ रही थी, और एक तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस टूट रहा था जी। बच्चों को ये लगने लगा था कि नहीं, मतलब फला बोर्ड से करने में फ़ायदा हुआ। ये भावना नहीं आनी चाहिए। इस देश में शिक्षा व्यवस्था है जिसमें इक्विटी है, जिसमें सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ होनी ही चाहिए, तो उसके लिए फिर दिखना भी चाहिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जस्टिस इज़ डन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इट सीम्स टू बी जस्टिस हैज़ बीन डन। यू सी, जस्टिस देना और लगना, लोगों में विश्वास पैदा करना कि जस्टिस हुआ है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस तरह के स्टेप्स जो हैं स्वागत योग्य हैं, और लोगों का विश्वास सिस्टम में बना रहना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि लोगों को लगे कि हमारे साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है, कोई डिप्राइव्ड क्लास को ये ना लगे कि हमको इग्नोर किया गया है, कोई ऐसे सब्जेक्ट के बच्चों को या ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को। इसलिए हमने कई बार इसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश की है कि यूनिवर्सिटी अपना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि जो डिप्राइव्ड क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कोई तैयारी कराने के लिए, एंट्रेंस टेस्ट की जानकारी देने के लिए उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसकी भी तैयारी नेक्स्ट टाइम से यूनिवर्सिटी, ये भी हमने डूटा की तरफ से डिमांड वाइस चांसलर के सामने रखी, जिसके लिए वाइस चांसलर ने एग्री किया है कि हाँ, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो बच्चे ऐसे सेक्शन से आते हैं। क्योंकि एक जो हमारा डर है वो ये डर है ही है, और व्यापक डर है कि भाई शायद इससे प्राइवेट ट्यूशन्स या प्राइवेट कोचिंग सेंटर बढ़ेंगे। लेकिन एक बात लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी चाहे बोर्ड की ही परीक्षाएं हों, ट्यूशन तो फिर भी चल रहे हैं। तो कोचिंग जो है किसी ना किसी फॉर्म में हमारे सिस्टम में घुसा है, उस कोचिंग सिस्टम से ही हमको मतलब छुटकारा मिले, और बच्चे जो अपने विद्यालयों में पढ़ें उन्हीं के बेसिस के ऊपर अपनी नॉलेज बनाएं, और उसी के बेसिस के ऊपर सारा आगे की उनकी हायर एजुकेशन की जो यात्रा है वो तय हो, तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। अभी हमारे को उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बागी। नमस्कार।